Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में पूर्व की भांति बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु बिहार बोर्ड के द्वारा 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जिसे आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का आंसर मैं पूरे क्लियरिफिकेशन के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस 2013 के कंपार्टमेंटल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 1 नंबर के ही जो है क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्टिव टाइप में पूछे गए हैं। तो इसका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, और साथ में जो MCQ टाइप क्वेश्चन है अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न जो कि जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ये भी पूछा गया। तो अभी के बोर्ड एग्जाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये 4 ऑप्शन वाले ही होंगे। OMR पेपर आपको दिया जाएगा, इसमें जो भी ऑप्शन सही होंगे, सपोज कीजिए अगर B सही है तो B वाले ऑप्शन के आपको जो है फिलअप करना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊपर से ही कि जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। युक्ति अर्थात डिवाइस। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो उसको जनित्र कहते हैं। इंग्लिश में उसे जनरेटर कहते हैं। आप लोग जनरेटर का नाम सुने होंगे। तो जनित्र जो है ये विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक डिवाइस है, तो इसका आंसर जनित्र होगा। दूसरा है एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इसमें एल्केन, एल्काइन, एल्कीन आप नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले एल्केन का देख लीजिए। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार एल्काइन का देख लीजिए। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। और एल्कीन जो कि अभी पूछा गया है इसमें, इसको आएगा CnH2n। तो CnH2n जो होता है ये एल्कीन का होता है, CnH2n+2 एल्केन का होता है, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये CnH2n होगा। फिर यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो मैं आपको जो पिछला वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका अनुसूत्र जो होता है MgO होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो जो मेंडल साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले मटर के पौधे पे अपना जो है प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर होगा मटर के पौधे पे। पांचवा है कि रुधिर लाल क्यों होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, जिसे आप खून कहते हैं। तो खून लाल होने का कारण है कि खून में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर जो है लाल होता है। इसका आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। छठा क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो आप याद रखेंगे पौधे में जो जल का संचरण होता है अर्थात परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है लेकिन जाइलम इसका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है। तो पेप्सिन है। इसका आंसर जो होगा आप इस तरह से लिख सकते हैं, पेप्सिन। इसका आंसर होगा कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ये आपका पेप्सिन है। फिर आगे देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन जो है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछा जाए या प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछा जाए, दोनों के जो है 2-2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए F बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है तो R बराबर होता है 2F। 2 को जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मीटर फोकसांतर। F बराबर दे दिया है आपको 10 मीटर, और आपको कहता है कि क्षमता ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है 1/F होता है। तो 1/10 आप जब करेंगे तो ये 0.1 होगा, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो 0.1 डायोप्टर आप लिख सकते हैं, या 0.1 मीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। मीटर इन्वर्स SI मात्रक है और डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो कोई जो भी ऑप्शन आपके दिए गए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन रहेंगे या तो डायोप्टर में या तो मीटर इन्वर्स में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो केवल एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही कोई ऑप्शन होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसे आप AC करंट कहते हैं, वो उत्पन्न करने वाले जो युक्ति होते हैं ये आपका AC
डायनेमो होता है, AC डायनेमो। इसका आंसर लिखेंगे AC डायनेमो। फिर आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। तो ऊर्ध्व स्तंभ अर्थात खड़ी पंक्ति जो होती है इसकी संख्या 18 होती है, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर आप लोग कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जाता है गंदगी दूर करने के लिए, या फिर साफ सफाई में जो है ब्लीचिंंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो कहा जाता है कि उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये होता है CaOH का होल 2। तो ये जो है यही वो यौगिक है जो आप क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो यही बनाता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि उदासीन विलयन के pH मान क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है ये 7 होता है। इसी प्रकार क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अब देख सकते हैं जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है इसी पे आधारित होता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। तो लाल लिटमस को नीला जो करता है वो क्षारीय विलयन में होता है, तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है जो 10 है ये इसका सही आंसर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है। तो ये युग्म समावयवी जो है ये आपका देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH और CH3OCH3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन जो है अधातु है। बाकी देख रहे हैं आयरन, एल्युमिनियम और जो गोल्ड है ये सभी धातु हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कार्बन जो है ये अधातु है। पांचवा क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। तो एथेनॉल आपको पता होगा C2H5OH होता है एथेनॉल का अनुसूत्र, तो OH इसमें क्रियाशील मूलक लगा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप याद रखेंगे OH जो होता है ये अल्कोहल का होता है, फिर COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, तो ये किसी अम्ल का होता है। CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है। इसी प्रकार COOR जो होता है इस तरह से ये आपका होता है ईस्टर का, और इस तरह से ROR डैश जो होता है ये आपका ईथर का होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। शुक्राणु बनता है, देखिए शुक्राणु ये बायो से क्वेश्चन है। शुक्राणु जो बनता है ये वृषण में बनता है, आप सभी को पता होगा ये नर जाति में बनता है। तो नर जाति के वृषण में जो है ये आपका जो है शुक्राणु बनता है पुरुषों में। फिर ऑक्सीन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। पिछले कई बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछी गई है। फिर यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की सही आहार श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ पे चिड़िया, सांप, घास ये तीनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि चिड़िया जो है सांप नहीं खाती है, या सांप अगर चिड़िया खाती भी है तो सांप घास नहीं खाती है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा है कि मछली घास खा ही नहीं सकती है। फिर घास का गाय से संबंध है लेकिन मछली से कोई संबंध नहीं है। यहाँ देख सकते हैं बकरी का घास से संबंध है लेकिन हिरन का घास से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जो देख सकते हैं ये एक चेन जो है ये सही चेन है कि हिरन जो है घास खाती है और हिरन को शेर खाती है। तो इस तरह से ये एक सही चेन है, तो ये सही आहार श्रृंखला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो ये जो है समवृत्त अंग होते हैं। जब मैं आपको समजात अंग, समवृत्त अंग और अवशेषीय अंग के बारे में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि समजात अंग क्या होता है, समवृत्त अंग क्या होता है और अवशेषीय अंग क्या होता है। तो फिलहाल जो है पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ये आपके समवृत्त अंग होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी जिसे आप काल्पनिक कहते हैं, सीधा बनता है तथा बिंब से बड़ा अर्थात वस्तु से भी बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो जब आप पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन, उसमें जब आप प्रतिबिंब के बारे में जिक्र किए होंगे या प्रतिबिंब के बारे में जब आप जानकारी पढ़े होंगे तो उसमें पहला ही ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर बिंब अर्थात वस्तु को रखेंगे
उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस आपको पता होगा, उत्तल लेंस इस तरह का होता है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का आँख के आकार का होता है। तो एक उत्तल लेंस इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए कौन सा है ऑप्शन की सभी जगह पे समान मोटाई। तो यहाँ पे आप देखने से नहीं पता चल रहा है कि सभी जगह पे समान मोटाई है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, तो किनारों पे मोटाई नहीं है, सिकुड़ा हुआ है। और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटाई है। तो देखिए, ये दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह जो कहलाता है, ये आपका दृष्टिपटल, जिसे आप रेटिना कहते हैं। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दृष्टिपटल पे ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है ये आपका वोल्ट नहीं वाट होता है। वाट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट, देखिए सीधा आधा कर दिया गया है, 220 से 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो शक्ति कितनी होगी, आप ऑब्वियस है कि इसको जब आधा करेंगे तो शक्ति भी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 वाट थी, अब जो है 50 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो मीथेन जो है ये सहसंयोजी यौगिक है, जिसे CH4 होता है मीथेन का अनुसूत्र। तो CH4 जो है वो सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए, लोहा को जिंक से इसीलिए लेपा जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो उस प्रक्रिया को जो कहते हैं उसे आप जो है गैल्वनीकरण, जिसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो गैल्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है ये परमाणु संख्या के आधार पे जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्वों को रखा गया है ये परमाणु संख्या के आधार पे जो है सजाया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एथाइल अल्कोहल आपको पता होगा C2H5OH होता है इसका अनुसूत्र। तो कहता है कि किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ये जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। बाकी मैं आपको वायवीय और अवायवीय जब मैं जिक्र करूँगा, जब मैं इसके बारे में बताऊँगा तो फिर क्लियर कर दूंगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जो आवश्यक होते हैं, जैसे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है। उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वायुमंडल से, फिर पत्तियों में क्लोरोफिल होती है और सूर्य की प्रकाश चाहिए। तो इन तीनों की उपस्थिति में ही जो है स्वपोषी पोषण संभव है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब तीनों चीज़ें चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको मैंने जो भी अभी ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन बताया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो अप टू डेट पाने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.